Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dear students, जैसा कि आज का सेशन हम लोगों का तीसरा सेशन है और हम लोगों ने पहले दो सेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स और इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर पढ़ चुके हैं। आज इस तीसरे सेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि पहला दो सेशन बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा और उसका एक नोट्स बना लिए होंगे, चूँकि बिना लगातार प्रयास के कुछ भी संभव नहीं होता है। अगर मैं एक कोई भी टॉपिक को पढ़ लूँ और अगर 15 से 20 दिन में अगर उसकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं उससे अगर दोबारा ना पढूँ, तो शायद हमारे दिमाग से वो ओझल होता चला जाता है। इसलिए नोट्स बनाएँ और उसे जब भी समय मिले दोबारा देख लें। दोबारा और लगातार देखने से चीज़ें याद रहती हैं। तो आज के इस थर्ड डे सेशन में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड का पहला क्लास। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। मैंने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स क्यों लिखा ये समझिएगा। हालांकि आज हम लोग इसमें से एक वर्ड के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी वर्ड दो होते हैं ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। एक होते हैं देयर और दूसरा होता है इट ना, समझिएगा। ये दो इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो आज हम लोग उसमें से एक सीखेंगे और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे समझने में बिल्कुल सावधानी बरतेंगे। जहाँ भी आपको डाउट हो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बिना क्लियर हुए टॉपिक आपको आगे और प्रॉब्लम बढ़ाता चला जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए इन दो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में से आज हम लोग पहला वर्ड देयर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो डेयर का यूज हम लोगों को समझते हुए दो बातें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहला ना, अगर हम बात करें कि रिमेंबर, रिमेंबर मतलब ये बातों को याद रखने चीज़ें। सबसे पहला कि एट प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, if we find the uses of the, it will have no sense। यानी कि अगर कोई सेंटेंस जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर इज अ काउ, समझिएगा एक सेंटेंस है जो स्टार्ट होता है देयर से। मैंने लिखा है देयर इज अ काउ, तो यहाँ दो चीज़ें समझिएगा कि सब्जेक्ट के तौर पर क्या आया है यहाँ देयर ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं होता, मैंने कहा ये इंट्रोडक्टरी है, मतलब अगर इसका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं हो तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ना, ध्यान रखना, काव को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ना, वो कहलाता है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर का यूज़ किया गया किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, काव को। जनरली इसका हिंदी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी होता है एक गाय है। अब आप समझ में आएगा कि एक गाय है को हम जब ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जब हम सर एक गाय को ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं अकाव, ध्यान रखिएगा। तो अकाव तो हम लिख तो सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक वर्ड होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सर हमको तो एक सेंटेंस के तौर पर दिख रहा है, तो हम सिंपल क्या ऐसे लिख सकते हैं इज अ काउ, इससे सेंटेंस हमारा बन रहा नहीं बन रहा, ये क्या है एक वर्ड है। दोनों समझिएगा, यहाँ पर ये क्या है एक वर्ड है, ये क्या प्रॉपर एक सेंटेंस के फॉर्म में होना चाहिए था, तो क्या प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में ये है, नहीं है।
इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि अगर कोई नाउन, ध्यान रखिएगा हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि अगर कोई नाउन ना, ध्यान रखना, नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ अ नाउन रिप्रेजेंट्स ना अ नंबर in form of a sentence, in form of a sentence, then we put there a subject which is called इंट्रोडक्टरी देयर। देखिए जो मैंने लिखा है इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, मैंने क्या लिखा हम आप लोग को समझिए ना, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैंने लिखा है कि, देखिए इसको समझ में आ जाएगा आपको, अ नाउन रिप्रेजेंट्स अ नंबर, अगर कोई नाउन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सिंपल समझिएगा, इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, और अगर वो एक सेंटेंस के फॉर्म में हो, वर्ड नहीं होता, जैसे सिर्फ लिखा होता गाय तो समझ जाते कि वो एक वर्ड है काउ, लेकिन उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया है, तो सेंटेंस के फॉर्म में जब लिखा जाए ना, जैसे एक गाय है लिखा हुआ तो एक सेंटेंस है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मिस कर रहा है ना, तो जब सब्जेक्ट मिसिंग कर रहा हो, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग जिस तरीके से उसको यूज़ करेंगे वो कहलाता है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। क्लियर है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। मैं इसे और थोड़ा डिटेल में आपको ले चलता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है कलम, तो कलम का इंग्लिश क्या होता है, पेन, और कलम क्या है, देखिए एक नाउन है, तो नाउन को हम जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, सिर्फ एक पेन, लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पर एक कलम ना, एक कलम, तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अ पेन। लेकिन देखिए अभी तक ये वर्ड फॉर्म है, अभी तक ये नाउन है, और ये नाउन क्या है, अपने आप को एक नंबर के रूप में भी बता रहा है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, नाउन है और एक बता करके वो क्या कर रहा है, नंबर भी बता रहा है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है ना, ध्यान रखिए, अभी तक ये वर्ड है, लेकिन जैसे ही तीसरा फॉर्म में आते हैं तो हम लिखते हैं एक कलम है। अब देखिए यह जो है एक सेंटेंस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये सेंटेंस फॉर्म में है, जहां, ध्यान रखिएगा, जहां सब्जेक्ट मिसिंग है ना, जहां सब्जेक्ट मिसिंग है। अब इसको समझिए, जब सब्जेक्ट नहीं हो और कोई नाउन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसको चाहिए प्रॉपर सब्जेक्ट, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी मैंने कहा टू रिप्रेजेंट अ नंबर वी नीड अ सब्जेक्ट, हाँ, अ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा देयर। तो अब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये लिखाएगा क्या, देयर इज अ पेन। तो सवाल उठता है कि सर क्या ये जो यहाँ पर अभी आपने देयर लिखा है, इस देयर का कोई मीनिंग है, समझिए कि वहां जो आपने देयर लिखा है, क्या उस देयर का कोई मीनिंग है, तो आप समझिएगा कि अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में आए ना, मैं क्लियर कर देता हूँ, सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अब तीसरा के बाद मैं एक चौथा सेंटेंस यहाँ पर पुट करता हूँ जो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। चौथा सेंटेंस क्या हम लिखते हैं, यहाँ देखिए कि वहां एक कलम है।
अब देखिए इस जगह पर वहां को एक क्या बना दिया गया है, एक एडवर्ब के तौर पर यूज किया गया, समझ जाइएगा। वहां और यहाँ ये दो वर्ड हैं जो दोनों क्या है, एडवर्ब है ना, ध्यान रखना एडवर्ब है। और एडवर्ब को जब हम यूज करते हैं ना, तो एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, आपको पता होगा कि एडवर्ब है ये। वहां और यहाँ ये दोनों जो वर्ड है वो एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब को अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए, मैं लिखता हूँ एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, मतलब अभी एक जूनियर फेज में, अगर एक स्टार्टिंग फेज में है तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि एडवर्ब का यूज जो है वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट फेज में होता है। जैसे अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए एक कलम है हमको बनाना है, तो एक कलम है का ट्रांसलेट हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए तो देयर इज अ पेन। तो हम बनाते हैं देयर इज अ पेन। अब इस एडवर्ब का दो वर्ड है यहाँ पर ना, एक क्या है देयर, तो देयर का मीनिंग होता है वहाँ, एक है यहाँ, इसका मीनिंग होता है हेयर। ध्यान रखिएगा देयर और हेयर। हालांकि हम लोग उसको कई कई भाषाओं में याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं, बहुत तरह के वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ और वहाँ है, उसी तरह से इधर लिखा रहेगा, इधर और उधर, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हीदर और दीदर। हाँ ध्यान रखिएगा, हालांकि अभी उस उधर जाने की आवश्यकता नहीं, मैं बताऊंगा। देयर इज अ पेन हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक कलम है। तो अब वहाँ का जो इंग्लिश है वहाँ का मीनिंग क्या है, लिखा हो देयर, तो आपको एक देयर यहाँ पर और लिखना पड़ेगा। यानी कि जो कंप्लीट आंसर हुआ उसका, वहाँ एक कलम है, वो हुआ देयर इज अ पेन देयर। क्लियर हो गया। अब समझिए एक स्टेप हम लोगों ने क्लियर किया है कि सर सिर्फ एक नाउन को कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखा रहेगा तो दो तरह से हो सकता है, एक बिना एडवर्ब का, तो एडवर्ब क्या था देखिएगा यहाँ और वहाँ, और एक होगा एडवर्ब के साथ जैसे ये। तो ये दो चीज़ें हैं जो सेंटेंस के फॉर्म में आपको यूज करने के लिए मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे ना, इसको सीखते सीखते हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा और। जैसे मैंने क्या कहा कि एक स्ट्रक्चर है ना, एक इसका स्ट्रक्चर है, उसको आप याद रखिए देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो सकता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी, हाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ होगा नंबर और नंबर के अनुसार होगा हेल्पिंग वर्ब, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। नंबर प्लस नाउन प्लस ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, हाँ ध्यान रखिएगा। एक मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पुट कर दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, देयर क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया जो हर जगह लगेगा ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया जो हर जगह लगेगा, मतलब जहाँ नाउन के साथ नंबर रहे वहाँ। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना। अगर इज रहे और आर रहे ना, समझिएगा इज और आर रहे तो यहाँ लिखा रहेगा मतलब है, सिंगुलर मतलब हिंदी में है या हैं, ये दोनों को उच्चारण समझिएगा, है या हैं। दूसरा वाज और वर मतलब था या थे। तीसरा देयर, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस में हम लोग लिख सकते हैं विल बी, हाँ, और भी हो सकता है कैन बी, और भी हो सकता है मे बी, हाँ ध्यान रखिएगा। इसका अलग अलग मीनिंग है, जैसे होगा या हो सकता है, हाँ ध्यान रखिएगा हो सकता है। इस तरह से सेंटेंस में अंत में लिखने के लिए दिए हुए होंगे। अब ये देखिए एन ओ मतलब है नंबर, ठीक है, एन ओ का मतलब क्या है नंबर। अच्छा एक चीज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग जवाब दीजिएगा कि सर नंबर का पूरा स्पेलिंग होता है NUMBER, नंबर का पूरा स्पेलिंग होता है NUMBER, लेकिन
उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है NO। क्यों? जैसे हम आपको और एग्जांपल देते हैं, डॉक्टर लिखा होता है तो इसमें देखिए तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DR। कुमार लिखा होता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है KR। नहीं तो नंबर जो लिखा हुआ है NUMBER नंबर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म तो NR होना चाहिए था, जबकि ये नहीं है। क्या लिखा हुआ है? NO। ये क्यों है? ये हमको कल बताइएगा। जो बताइएगा मैं समझूंगा वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो नंबर है ये। अब ये नंबर कैसा हो सकता है? ये होगा सिंगुलर, या तो एक या प्लूरल, एक से ज्यादा। और जैसे ही ये नंबर होगा इसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बदलता चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये देखिए नाउन है, तो नाउन भी ठीक उसी तरह से होगा, सिंगुलर या प्लूरल ना। प्लूरल अगर होगा तो उसमें एस और ईएस का इफेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर होगा तो सिर्फ और सिर्फ नाउन लिखा रहेगा ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अदर वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, मैं अदर वर्ड बताऊंगा अभी। पहला फिलहाल अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो अदर वर्ड में जो एडवर्ब होगा, जैसे एडवर्ब के तौर पर यूज होगा, तो एडवर्ब के तौर पर क्या क्या होता है? अभी एक वहाँ और एक यहाँ, इतना लिखा रहेगा। तो वहाँ का इंग्लिश क्या होगा? देयर। और यहाँ का इंग्लिश क्या होगा? हेयर। और ये दोनों ही एडवर्ब्स का यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक सेंटेंस के फ्रेम में चेंज करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी इसको बनाएं ना। ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक साधारण सेंटेंस, 3 तरह का सेंटेंस दूंगा इससे जुड़ा हुआ। क्लियर है? पहला सेंटेंस नंबर 1 कि वहाँ 4 बच्चे थे। दूसरा, यहाँ 2 खिलौने हैं। और तीसरा, यहाँ एक राजा होगा ना। ये 3 सेंटेंस हम दिए हैं। आप तीनों सेंटेंस को जल्दी से बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा 3 सेंटेंस क्यों दिया हूँ। जैसे पहला है कि वहाँ 4 बच्चे थे। देखिए ध्यान रखिएगा कि एकदम जीरो से सीखने के लिए मैं बहुत चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाऊँ या ये बोलूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपका सीखना। समझ गए ना? तो आप उसको सीखिए। मेरे लिए आपका सीखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। मेरे लिए आपका सीखना ज़रूरी है ना। तो आप ध्यान से सीखिएगा। अब आ जाते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए यहाँ क्या लिखा था? सबसे शुरुआत में नंबर रहेगा तो आप पहले देयर लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं देयर। हो गया? देयर लगा दिए। अब दूसरा कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको लास्ट का वर्ड देखना है, ये वाला। देखिए था, मतलब ये वाले फ्रेम में आएगा। था जो है ये वाले फ्रेम में आएगा। तो फ्रेम में देखिए सिंगुलर है तो वाज लगेगा, और प्लूरल है तो वर लगेगा। मतलब अगर एक संख्या वाला नाउन है तो वाज लगेगा, और एक से ज्यादा है तो वर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है 4 बच्चे, तो 4 बच्चा तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता है ना। 4 बच्चे मतलब हो गए प्लूरल, तो यहाँ लगेगा देयर वर। देखिए यहाँ पर सिंगुलर नहीं लगा, क्या लगा? प्लूरल, क्योंकि 4 बच्चे थे, एक से ज्यादा था। एक रहेगा तो इधर, और एक से ज्यादा हो गया तो इधर। तो देयर वर। अब 4 का इंग्लिश क्या होगा? फोर। और बच्चे का इंग्लिश क्या होगा? चिल्ड्रेन ना। देखिएगा ये भी बदल जाएगा। नाउन बदलता रहेगा, सिंगुलर का फेस अलग होता है, प्लूरल का फेस अलग होता है। क्लियर है? बदल गया। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है यहाँ? वहाँ। तो देखिए नाउन तक आ गए, अब आ गया अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या लिखा? वहाँ। तो वहाँ का इंग्लिश हो गया देयर। बन गया, एकदम आसान है। दूसरा देखिए इसको छोड़ देना, अभी इसको लिखना है खाली। तो सब्जेक्ट शुरुआत किससे होगा? देयर। अब 2 है तो 2 है, यहाँ पर देखो है लिखा हुआ, तो है का मतलब ये वाले में चलेंगे। सिंगुलर हो गया एस वाला, और जिसमें एस नहीं है वो हो गया प्लूरल। तो अभी हमको ये लगेगा। तो जगह देयर आर, 2 का इंग्लिश हो गया 2। खिलौना का इंग्लिश होता है क्या? टॉय। लेकिन एक से ज्यादा इसलिए इसमें क्या लगेगा? एस। तो हो गया देयर आर 2 टॉयज। अब यहाँ का इंग्लिश क्या होता है? हेयर। देखिए बन गया ना।
अब आ जाइए तीसरा नंबर में, लिखा यहाँ एक राजा होगा, देखिए यहाँ होगा लिखा हुआ, मतलब ये वाले में, तो विल बी ना, हो सकता है लिखते तो ये दोनों में से हम लोग कोई लगाते, लिखा होगा, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए, शुरुआत किससे करेंगे, होगा देयर से, देयर विल बी अ किंग, कहाँ पर, यहाँ, तो यहाँ का मीन्स क्या हो गया, ये, हाँ, कितना आसानी से समझ में आ गया। तो इससे आप लोग कम से कम 10-10 सेंटेंस खुद से बनाइए, 10-10 सेंटेंस तीनों से ना, तो आपको समझ में आएगा। 3 मतलब 10 इससे बनाइए, 10 इससे बनाइए और 10 इससे बनाइए। क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका नेगेटिव फॉर्म देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर है ना, समझने की कोशिश करिएगा कि ये सर जो आप नेगेटिव बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है। हाँ देखिए, मैं फिलहाल इसका आधा मिटाता हूँ और यही हम लोग समझ जाएंगे इसका नेगेटिव ना, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए हमें बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है समझने की। एक चीज़ देखिएगा, नेगेटिव का मतलब है सिर्फ इसमें नो और नॉट का अंतर समझ जाइएगा ना। देखिए, नो और नॉट, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। नो का मतलब होता है ना, नो का मतलब होता है नाउन के साथ नंबर का यूज नहीं होना ना, ध्यान रखना। और नॉट का मतलब क्या होता है, इसको देखिए, नाउन के साथ नंबर का यूज किया गया होना ना। मतलब अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसका मतलब, जैसे दोनों चीज समझ गए हम लोग, इसका मतलब देखिए, जैसे वहां गाय नहीं है, एक सेंटेंस लिखे हैं ना, देखिए ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग क्लियरली समझिएगा। वहां गाय नहीं है, और यहाँ लिखा है वहां एक गाय नहीं है। देखिए दूसरा सेंटेंस ना, समझिएगा, यहाँ लिखा है कि गाय नहीं है, नंबर नहीं दिया है, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे शुरू में, देयर इज, कोई नंबर नहीं है इसलिए लिखेंगे नो काव, एडवर्ब क्या है, देयर, देयर इज नो काव देयर। तो ये नो का मतलब हुआ कि यहाँ एक भी संख्या नहीं लिखा होता गाय की कितनी संख्या, लेकिन यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नॉट अ काव देयर, समझ गए। यहाँ मैंने लिखा नॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो नंबर लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा नो, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, अभी हम लोग यहाँ तक सीख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 के तरफ। ये था स्ट्रक्चर नंबर 1, जो कि एक सिंपल फॉर्म में हम लोगों ने सीख लिया। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 के तरफ। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप ध्यान से पढ़िएगा बस, मेरा मतलब है आपको सिखाना, वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर 2 स्टार्ट करनी है, और मैं स्ट्रक्चर 2 को पार्ट 2 एक वीडियो बना देता हूँ, चूँकि यह वीडियो बहुत ही लंबी ऑलरेडी बन चुकी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो, आप बहुत बोरिंग फील करें। एक सेशन में आप लोग इतना दूर तक पढ़ें, अच्छे से उसे समझने का कोशिश करें, और उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे इस इंट्रोडक्टरी देयर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my YouTube channel, because you all will become my energy, and this energy will become the source of making more and more videos. So once again I thank to all, thank you very much.